हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपनी वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पर स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज के रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर से उसी चीज के हम फैक्टर की बात करते हैं जिसने मार्केट में कई हफ्तों से जिटरीनेस पैदा की हुई है। कुछ मार्केट्स में जिटरीनेस, कंफ्यूजन, नर्वसनेस पैदा की हुई है। तो हम बात करते हैं यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये वैल्यू करीबन 1.63 1.64 के आसपास थी। अभी ये फिर से इस हफ्ते और इसमें बढ़त आई है, 1.73% की ये वैल्यू हो गई है। यूएस गवर्नमेंट की जो 10 ईयर की बॉन्ड होती है, ट्रेजरी बॉन्ड होती है, उसकी यील्ड की हम बात कर रहे हैं। उसकी यील्ड यानी कि कितना इंटरेस्ट दिया जाता है उस ट्रेजरी बॉन्ड पे, उसकी वैल्यू 1.73% के आसपास पहुंच गई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पाउल जी ने यह बयान दिया था कि अभी 2023 तक वो कोई भी रेट इंक्रीज, कोई भी इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज की बात नहीं करेंगे। ये बयान आने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स में काफी जिटरनेस, काफी नर्वसनेस है और जिसके कारण 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अभी भी बढ़ रही हैं, 1.73% के आसपास पहुंच गई। पहले की भी वीडियोस में हमने बात की हुई है, वीकली मार्केट हाइलाइट्स में बात की थी कि अगर ये वैल्यू 1.8, 1.9, 2% के आसपास पहुंचने लगती है तो मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स काफी ओवर वैल्यूड है। तो इनकी ओवर वैल्यूएशन के कारण इनकी पी रेशियो काफी ज्यादा है। तो जब गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड अगर 2% के आसपास पहुंचने लगते हैं तो ग्लोबल मार्केट में बॉन्ड मार्केट्स की पी रेशियो 50 हो जाती है। 100 डिवाइडेड बाय यील्ड यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2, तो वो 50 हो जाती है। तो चूंकि ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत ज्यादा, उनकी पी वैल्यूएशन बहुत ओवर वैल्यूड है, तो अगर बॉन्ड मार्केट जो कि रिलेटिवली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अगर उनकी पी भी इक्विटी मार्केट्स के पी के बराबर हो जाएगी तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट से पैसे शिफ्ट होने लगेंगे, मूव होने लगेंगे बॉन्ड मार्केट्स में, स्पेशली बाय इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए स्टॉक मार्केट से काफी ज्यादा जिटरीनेस है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन और नर्वसनेस है, बिकॉज द 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज क्रीपिंग अप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। निफ्टी में इस हफ्ते की जो मूवमेंट रही, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही और उसको हम चार्ट्स पे भी अभी तुरंत देखने वाले हैं। लेकिन अभी ओवरऑल अगर वीकली बेसिस पे मूवमेंट की बात करें तो निफ्टी में 1.9% की नेगेटिव मूवमेंट रही इस वीक और निफ्टी 1.9% की गिरावट के साथ इस वीक क्लोज हुआ। जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्निकल चार्ट्स को अगर देखें तो वन डे चार्ट पे आप देख सकते हैं ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन है, जो ये रेड डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, उसको वहां से रिट्रेसमेंट वहां से बार बार निफ्टी की होती है। आप देख रहे हैं कब जब भी निफ्टी उस लाइन को टच करने की कोशिश करती है वहां से रिट्रेसमेंट होती है। और इस बार जो कंसोलिडेशन हुई है, रिट्रेसमेंट के साथ साथ एक कंसोलिडेशन भी हुई है और उस कंसोलिडेशन के कारण निफ्टी में काफी ज्यादा डाउन टिक आई है। इसी चार्ट को आप थोड़ी और नजदीकी से यहाँ पे देख पा रहे हैं। निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग आफ्टर रिट्रेसमेंट फ्रॉम की ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। इट इज करेंटली टेकिंग सपोर्ट एट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईए में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस मैंने दिखाए हुए हैं, 50, 100, 150 और 200। तो अभी 150 और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से तो काफी ऊपर है निफ्टी, लेकिन अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे है एंड करेंटली इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ये जो आप देख सकते हैं कई सारे सपोर्ट लेवल्स के आसपास है निफ्टी। तो मेरा मानना यह है कि वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू मीडियम टर्म, स्पेशली इफ द 100 EMA इज ब्रोकन कंक्लूसिवली। अभी भी आप देख सकते हैं ये जो क्लोजिंग हुई है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा डाउन टिक ना आए फर्दर, क्योंकि काफी सारे सपोर्ट लेवल्स के आसपास है निफ्टी, लेकिन कंसोलिडेशन चल सकती है। इसकी अपवर्ड मूवमेंट थोड़ी कंस्ट्रिक्टेड रह सकती है, लिमिटेड रह सकती है। अगर वीकली चार्ट पे नजर डालें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है। तो थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से टेक्निकल चार्ट्स को आप देख सकते हैं। तो वेरी वॉलेटाइल वीकली कैंडल रही। आप देख रहे हैं ये जो आखिरी कैंडल है इस वीक की कैंडल रही, पिछले वीक की। तो इसमें काफी ज्यादा ये जो बॉटम शेडो आप देख रहे हैं, लोअर शेडो कितनी लंबी बनी है और बॉडी रिलेटिवली छोटी है, अपने ओवरऑल कैंडल के साइज से थोड़ी छोटी है। इट इज करेंटली अबव ऑल वीकली EMAs। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अभी कोई बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है। आप देख सकते हैं सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो की मूविंग एवरेजेस हैं उन सभी से ऊपर है अभी भी निफ्टी। तो अभी मीडियम टर्म में कोई बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है। ये नहीं समझ सकते कि कोई बेयर मार्केट हो गया है, बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात है। लेकिन कंसोलिडेशन चल रही है, थोड़ी बहुत करेक्शन, हर बुल मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहती है और बुल मार्केट की जो करेक्शन होती है बहुत स्विफ्ट होती है, स्टीप होती है। और वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी जो करेक्शन जब भी मार्केट में आती है तो स्विफ्ट करेक्शन होती है, एक ही वीक में काफी ज्यादा करेक्शन आ जाती है और उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है आफ्टर द करेक्शन कंसोलिडेशन।
मंथली चार्ट पे नजर डालें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, तो थोड़ी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप चार्ट्स को देख सकते हैं। कई सालों की चार्ट यहाँ पे दिख रही है। मंथली चार्ट पे इस मंथ की जो चार्ट अभी तक बनी है, इस मंथ की जो कैंडल अभी तक बनी है, इट इज स्टिल मॉडरेटली बुलिश। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उससे अभी भी काफी ऊपर है निफ्टी, बट इट हैज बीन एन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मंथली कैंडल सो फार। आप देख सकते हैं ये जो आखिरी कैंडल है मार्च की कैंडल, आप देख सकते हैं कितनी छोटी बॉडी है इसकी, और अपर शैडो और लोअर शैडो कितनी बड़ी है। स्पेशली अपर शैडो बहुत बड़ी है, जो थोड़ी बेरिशनेस का सूचक होता है, बेरिशनेस का इंडिकेटर होता है। तो मंथली कैंडल पे ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश है निफ्टी, लेकिन थोड़ी सी बेरिशनेस के इंडिकेटर्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो कैंडल बनी है अभी तक मार्च की वो काफी बेरिश बन रही है। भले ही ग्रीन कैंडल है, आपको लगेगा कि ये ग्रीन कैंडल बेरिश कैसे हो सकती है, लेकिन आप इनकी शैडोज अगर नोटिस करें तो आप देख सकते हैं अपर शैडो बहुत बड़ी है, जो जनरली बेरिशनेस का सूचक होता है। जब अपर शैडो बहुत लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है, तो जनरली बेरिशनेस का सूचक होता है, बेरिश का इंडिकेटर होता है वो। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी मीडियम टर्म में वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, मीडियम टर्म में निफ्टी थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है, ओवरऑल मार्केट्स कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। आरएसआई की बात करें तो 47.3 की करंट वैल्यू आ रही है आरएसआई की। इट इज करेंटली स्टिल इन द न्यूट्रल जोन, बट इट हैज वीकेंड फ्रॉम लास्ट वीक। हमने देखा था कि ये वैल्यू करीबन 50-52 के आसपास पहुंच गई थी, वहां से थोड़ी और गिरावट आई है आरएसआई की वैल्यू, 47 की वैल्यू है करेंटली। सो इट इज स्टिल न्यूट्रल। जो 30 से 70 का वैल्यू होता है, जो रेंज होता है, यूजुअली हम उसको न्यूट्रल रेंज मानते हैं, तो अभी भी न्यूट्रल रेंज में ही है। ओवरबॉट तो डेफिनेटली नहीं है, ओवर सोल्ड भी नहीं है, तो अभी भी न्यूट्रल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मूवमेंट आगे आने वाले हफ्ते में कैसी रहती है। क्या ये फर्दर कंसोलिडेशन होती है, फर्दर करेक्शन होती है, डाउनवर्ड प्रेशर रहता है, या फिर एक रिवाइवल आती है, टेक्निकल सपोर्ट लेवल से रिवाइवल होकर रिट्रेसमेंट होकर फिर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है आरएसआई का वैल्यू, वो हमें देखना पड़ेगा। एमएससीडी की बात करें तो वहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग बेरिश क्रॉसओवर है, और वो कंटिन्यू हो रहा है काफी दिनों से। आप देख सकते हैं ये जो बेरिश क्रॉसओवर है, और विथ अ स्टीप स्लोप अब थोड़ा और वाइडन हो रहा है। तो इस हफ्ते मंडे से लेकर थर्सडे तक काफी स्ट्रांग मूवमेंट रही, काफी नेगेटिव मूवमेंट रही। फ्राइडे को थोड़ी रिवाइवल आई है, जिसके कारण आप देख सकते हैं ये जो स्टीप कर्व है वो थोड़ा मॉडरेट होना शुरू है, लेकिन अभी भी गैप वाइडन कर रहा है। तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन। अभी बेरिश क्रॉसओवर इसका कंटिन्यू हो रहा है एमएससीडी पे। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक न्यूज की बात करते हैं तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो फरवरी में 4.17%, ऑलमोस्ट 4.2% के आसपास पहुंच गई है। एंड दिस वैल्यू वाज 2.03% इन जनवरी 2021 एंड 2.3% इन फरवरी 2020। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, इन दोनों बेसिस पे आप देख सकते हैं ये WPI की जो नंबर है वो बढ़ी है। The inflation in food articles in February was at 1.36% compared to minus 2.8% in January. तो जनवरी से इन्फ्लेशन फूड आर्टिकल्स में भी बढ़ गई है और पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच गई है। अगर ओवरऑल फ्लाइट लेवल्स की बात करें, कितने ज्यादा लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो उसमें 36.7%, ऑलमोस्ट 37% की ड्रॉप है कंपेयर टू फरवरी 2020। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो 36-37% की ड्रॉप है इस साल फरवरी में कंपेयर टू फरवरी 2020। अभी भी मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है वो इंडिगो के पास है, करीबन 54% का मार्केट शेयर है। स्पाइस जेट के पास 12% का मार्केट शेयर। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं जिस तरह की कोविड की सिचुएशन है, तो लोगों का फ्लाई करना अभी ना तो बिजनेस रीजन से ना तो पर्सनल रीजन से लोग अवॉइड कर रहे हैं। बिजनेस रीजन से भी लोगों को जरूरत कम पड़ रही है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इन सभी कारणों के कारण, सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के कारण ऑब्वियसली फ्लाइट लेवल्स जो लोग जितने फ्लाई कर रहे हैं उनमें कमी आनी ही थी, और अच्छी खासी कमी आई है। 37% की ड्रॉप अच्छी खासी ड्रॉप है। फिर कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की बात करते हैं तो जिंदल स्टील के वॉल्यूम यानी कि सेल्स वॉल्यूम्स हैव रिजन ऑन एन ईयरली बेसिस। 14% की ग्रोथ आई है इन फरवरी ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स हैव रिजन टू 26% ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम आफ्टर फॉलिंग फॉर 5 मंथ्स इन अ रो। तो सेल्स इनकी इंप्रूव हुई है, 14% की ग्रोथ अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी फरवरी मंथ में। और साथ ही साथ इनकी जो एक्सपोर्ट्स, जो टोटल सेल्स होती है उसमें एक्सपोर्ट्स की शेयर क्या है वो 26% बढ़ी है। तो ये एक अच्छी बात है, एक्सपोर्ट्स भी इनकी बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एंड दिस इज बिकॉज द कंपनी इज फोकस्ड ऑन मोर प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल मार्केट। ऑब्वियसली इनकी जो सेल्स इंटरनेशनल मार्केट में होती है उसमें मार्जिन इनकी ज्यादा होती है, तो उस पर भी फोकस कर रही है कंपनी, और एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे नंबर से इनके बढ़ रहे हैं। फिर L&T लार्सन एंड टुब्रो की जो ऑर्डर बुक है वो और स्ट्रेंथन हो गई है, और स्ट्रांग हो गई है। इनको 2 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स मिले हैं ओडिशा में, और इनकी बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज डिवीजन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है सीमेंट प्लांट से इन राजस्थान। तो इन दोनों ऑर्डर्स की जो साइज है वो करीबन 1000 करोड़ से 2500 करोड़ की है। तो हमने जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स की बात की थी, बेस्ट स्टॉक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उसमें भी हमने ये बात की थी कि लार्सन एंड टुब्रो की जो ऑर्डर बुक है बहुत रोबस्ट है, और धीरे धीरे वो और भी स्ट्रांग होती जा रही है। यही होगा जब मार्केट में कंसोलिडेशन आएंगी तो द स्ट्रांग कंपनीज विल बिकम स्ट्रॉन्गर, बिगर कंपनीज विल बिकम मैमथ कंपनीज, और वही हमें लार्सन एंड टुब्रो के केस में भी दिख रहा है। इनकी ऑर्डर बुक अभी 2, 2.5, 3 सालों के लिए ऑलरेडी फुलफिल्ड है। ऑलरेडी इनको 2-3 सालों के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं।
फिर वेदांता से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा। इनके जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपनी सारी प्लेज कर दी है, सारी जो इंटायर स्टेक इन वेदांता है उनकी जो सारी शेयर्स है उनको प्लेज कर दिया, अराउंड 55% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स, और उसको प्लेज करके ये फंड्स रेज करने वाले हैं विच विल बी यूज्ड टू एक्वायर शेयर्स ऑफ वेदांता एंड आल्सो रीपे द डेट ऑफ अदर प्रोमोटर कंपनीज। यानी कि अब ये क्या करने वाले हैं कि ये डीलिस्ट करने वाले हैं। इनकी प्लान डीलिस्टिंग की तो ऑलरेडी थी जो फेल हो गई थी, बट इन्होंने अपनी जो ऑफर प्राइस है उसको अब बढ़ा के 235 रुपए पर शेयर कर दिया, तो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर दी है, जिसके कारण इन्हें उम्मीद है कि अब इन्हें डीलिस्टिंग करने में मदद मिलेगी। अब इनकी डीलिस्टिंग हो जाएगी तो ये डीलिस्टिंग पे आमादा है और उन्होंने अपनी रिवाइज्ड ऑफर दिया सारे इन्वेस्टर, सारे शेयर होल्डर्स को, ताकि वो वेदांता लिमिटेड को एक प्राइवेट कंपनी बना पाए, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर पाए। फिर फोन सब्सक्राइबर एडिशंस की अगर बात करें तो उसमें एयरटेल ने बहुत अच्छी लीड दिखाई है। फरवरी मंथ में इनकी जो एडिशन हुई है इन सब्सक्राइबर बेस वो करीबन 59 लाख 5.9 मिलियन यानी कि करीबन 59 लाख सब्सक्राइबर्स की एडिशन हुई है, जबकि जियो ने करीबन 19 लाख नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, विच इज ओनली स्लाइटली मोर देन व्हाट वोडाफोन आइडिया हैज एडेड। तो वोडाफोन आइडिया और जियो के जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में बढ़त आई वो करीबन 19-20 लाख के आसपास आई है, जबकि एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस में जनवरी मंथ में करीबन 59 लाख 60 लाख के आसपास की बढ़त आई है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एयरटेल। और इसमें एक और नोटवर्दी पॉइंट है कि एयरटेल हैज बीन एबल टू मेंटेन इट्स लीड ओवर इट्स कॉम्पिटिटर जियो फॉर अराउंड 6 मंथ्स नाउ। तो 6 महीनों से इनकी जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में एडिशन हो रही है एयरटेल की वो जियो से ज्यादा हो रही है, तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एयरटेल, नॉट सो ग्रेट साइन फॉर रिलायंस जियो। फिर गवर्नमेंट ने एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस किया है, व्हीकल स्क्रैपेज प्लान अनाउंस किया, उसमें स्पेसिफिक डिटेल्स अनाउंस किए हैं। अब लोगों को बताया गया कि एज पर दिस पॉलिसी ओनर्स ऑफ ओल्ड व्हीकल्स आर लाइकली टू रिसीव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4 to 6% ऑफ ए न्यू व्हीकल्स एक्स शोरूम प्राइस। यानी कि उनको कुछ रिबेट दी जाएगी, कुछ डिस्काउंट दी जाएगी। अगर वो नई गाड़ियां लेना चाहते हैं, अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो उनको 4 to 6% की डिस्काउंट मिलेगी ऑफ अ न्यू व्हीकल्स एक्स शोरूम प्राइस, और उनको रोड टैक्स में भी नए पर्सनल व्हीकल्स में 25% की रिबेट दी जाएगी। तो अलग अलग रिबेट्स दिए जा रहे हैं, कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप किया जाए, पोल्यूशन कंट्रोल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी थोड़ी डिमांड में बूस्ट है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस कर चुकी है और कुछ स्पेसिफिक प्लान्स, कुछ स्पेसिफिक मेजर्स भी अनाउंस कर चुकी है। फिर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील हुई थी, जो रिटेल आर्म की सेल की थी फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस ग्रुप को, उसके ऊपर एक और फिर से एक पंगा हो गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट हैज आस्क्ड फ्यूचर रिटेल टू नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन ऑन इट्स ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की जो डील उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री से की थी उसको रोक दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो फ्यूचर ग्रुप की जो रिटेल आर्म इन्होंने सेल की थी रिलायंस ग्रुप को, उस पर स्टे लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। हालांकि फ्यूचर ग्रुप ने ये कहा है इन स्टेटमेंट की दिल्ली हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है इट इज इनवैलिड एज द केस इज ऑलरेडी बीइंग हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसकी केस की हियरिंग चल रही है, इसलिए फ्यूचर ग्रुप ने ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो ये जजमेंट है ये वैलिड नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी अंडर सब जुडिस। तो ये हमें देखना पड़ेगा आने वाले हफ्तों महीनों में क्या इसकी डेवलपमेंट रहती है, किस तरह से ये जो इतने महीनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर के बीच में, ये कैसे डेवलप करती है, क्या डेवलपमेंट रहती है, वो हमें आगे आने वाले हफ्तों में देखना पड़ेगा। फिर अदानी ग्रुप की जो अदानी ग्रीन कंपनी है, जो मोस्टली इनकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, उसने फॉरेन बैंक से कई सारी डेट ली है 1.35 बिलियन डॉलर, जो करीबन 9800 करोड़ होते हैं, उतने रुपयों की डेट ली है, कर्ज लिया है। एंड दिस डेट विल बी यूज्ड टू फाइनेंस सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद अ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 1.7 गीगावाट्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में इनकी बहुत सारे सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स कमीशन होने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारा कर्ज उठाया, बहुत सारा डेट लिया है फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, और उन फॉरेन बैंक्स में इंक्लूडेड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बीएनपी पारिबा और बार्कलेज। फिर जो गारमेंट मेकर्स जैसे कि लक्स इंडस्ट्रीज आ गई, लवेबल आ गई, पेज इंडस्ट्रीज, फिर डॉलर और बहुत सारे जो नोटेबल नेम्स हैं, उनमें जो एक प्राइस प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जो यार्न है, जो कपड़े बनाने में जो यार्न यूज होती है, धागे यूज होते हैं, थ्रेड्स यूज होते हैं, उसकी प्राइस में काफी इन्फ्लेशन आ गई। 50% सर्ज इन द प्राइस ऑफ यार्न, इस साल ऑलरेडी 50% सर्ज आ चुकी है इन द प्राइस ऑफ यार्न। तो इसके कारण प्राइस प्रेशर बन सकता है, इनकी जो नेट मार्जिन है वो थोड़ी सबड्यूड हो सकती है, उस पर प्रेशर बन सकता है। तो जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, जिनके ब्रांड में रिकॉल है, जिनके ब्रांड में प्राइसिंग पावर है, वो तो अपनी जो प्राइस की इन्फ्लेशन होगी, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जो इन्फ्लेशन होगी, वो तो पास ऑन कर देंगे अपने कस्टमर्स को, क्योंकि उनके ब्रांड में इतनी रिकॉल है, इतनी ब्रांडिंग में पावर है। लेकिन जो वीकर ब्रांड्स हैं, जो उनकी ब्रांड्स में जिसमें रिकॉल नहीं है, उतनी कस्टमर लॉयल्टी नहीं है, उनको थोड़ी प्रेशर महसूस हो सकती है, उनके नेट मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ सकता है। फिर आईटी कंपनीज में काफी अप्रोच थी, स्पेशली फ्राइडे को, बेस्ड ऑन एक्सेंचर्स गाइडेंस। एक्सेंचर यहाँ पे इंडिया की एक्सेंचर की केवल बात नहीं हो रही है, ग्लोबल स्केल पे जो एक्सेंचर तो एक एमएनसी है, तो आपको जैसे पता होगा यूएस बेस्ड कंपनी है। तो एक्सेंचर यूएस ने ये गाइडेंस दिया है कि उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कि उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में वो 4 to 6% रहेगी,
लेकिन अब उसको बढ़ा के उन्होंने 6.5 से 8.5% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे दिया है। तो ये एक अपवर्ड रिवीजन है जिसके कारण काफी सारी आईटी कंपनीज में काफी अच्छी सेंटिमेंट्स थी, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थी। और हमने फ्राइडे को भी देखा कि अच्छी सेंटिमेंट्स के कारण काफी सारी आईटी कंपनीज में अपमूव आई, अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट दिखी। निफ्टी के कुछ और इंडिकेटर्स की बात करें तो निफ्टी का जो करंट पी है अभी भी 40 के आसपास हवर अराउंड कर रहा है। निफ्टी के अर्निंग्स में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि निफ्टी के सारी कंपनीज ने अर्निंग्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी हैं। तो क्योंकि जो भी मूवमेंट आनी है निफ्टी के अर्निंग्स में वो अप्रैल से आना स्टार्ट करेंगी, जब आईटी कंपनीज यूजुअली टिपिकली आप देखें कि जो आईटी कंपनीज होती हैं वो अप्रैल सेकंड वीक, लेटर हाफ ऑफ फर्स्ट वीक या अप्रैल सेकंड वीक से वो अनाउंस करना शुरू करती हैं। तो उसके बाद ही आप निफ्टी के अर्निंग्स में कुछ मूवमेंट होते हुए देख सकते हैं। अभी करंटली निफ्टी का जो करंटली पी है वो 40.2 है, उसमें बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट तो नहीं आई है, लेकिन निफ्टी में जो कंसोलिडेशन चल रही है, थोड़ी सी डाउनवर्ड प्रेशर भी थी निफ्टी में। तो वो पिछली वीक हमने देखा था कि ये वैल्यू 40.9 41 के आसपास थी, थोड़ी सी उसमें ड्रॉप आई है। पी चूंकि प्राइस करेक्शन हो रही है तो पी की भी थोड़ी करेक्शन हो रही है, 40.2 का करंट पी है। निफ्टी के करंट पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.02 है, तो मार्जिनली बेरिश है। ऑलमोस्ट आप इसको न्यूट्रल मान सकते हैं। जब ये वैल्यू 1 होती है तो उसको न्यूट्रल मानते हैं, 1 से ज्यादा होती है तो उसको बेरिश मानते हैं, और जब ये वैल्यू 1 से कम, काफी कम होने लगती है, 0.75 0.8 के आसपास पहुंचने लगती है, तो ओवरली बुलिश, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हम मानने लगते हैं निफ्टी के मूवमेंट को। तो अभी करंटली मार्जिनली बेरिश है, नॉमिनली बेरिश, हार्डली बेरिश आप इसको मान सकते हैं। हालांकि मूवमेंट में काफी कंसोलिडेशन है, थोड़ी प्रेशर भी है, काफी सारे सपोर्ट लेवल्स जैसे हमने पहले टेक्निकल चार्ट्स में देखा, काफी सारे सपोर्ट लेवल्स के आसपास चल रही है, कुछ की सपोर्ट लेवल्स के नीचे भी चल रही है। तो थोड़ी बहुत बेरिशनेस तो जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बेरिश नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हमें ये बता रहा है। जैसे हमने लिक्विडिटी का ऑलरेडी बात कर ली, लिक्विडिटी ड्राई अप तभी करेगी जब बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट 1.82% के आसपास पहुंचने लगते हैं, तो लिक्विडिटी में काफी ज्यादा ड्राइंग अप आ सकती है। और ड्राइंग अप कैसे है कि ऐसा नहीं होगा कि लिक्विडिटी अचानक से, पैसे नहीं हो कि पैसे जल गए और पैसे खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि लिक्विडिटी ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हियर एंड देयर, इट जस्ट शिफ्ट फ्रॉम वन एसेट क्लास टू द नेक्स्ट एसेट क्लास। तो अभी इक्विटी मार्केट्स में इतनी ज्यादा जब इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गई थी, बॉन्ड यील्ड्स कम हो गए, तो बॉन्ड से पैसे निकाल के लोगों ने इक्विटी में पैसे डाल दिए थे, जिसके कारण इतनी ज्यादा स्लॉशअप कर रही थी लिक्विडिटी, और उस लिक्विडिटी पुश के कारण इक्विटी मार्केट्स पंप हो गए थे, काफी ज्यादा ओवर इन्फ्लेट हो गए थे। अब अगर बॉन्ड यील्ड्स धीरे धीरे बेहतर होने लगती है, इंप्रूव करने लगती है, जैसा हमने देखा कि पिछले कई हफ्तों से धीरे धीरे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो क्या होगा कि इन्वेस्टर्स फिर से इक्विटी मार्केट से पैसे निकाल के बॉन्ड मार्केट्स में वापस जाने लगेंगे, क्योंकि वो एक सेफ एसेट क्लास है। और दोनों एसेट क्लासेस की अगर पीई रेशियो सेम होगी तो ऑब्वियसली सेफ एसेट क्लासेस को इन्वेस्टर्स पसंद करना शुरू करेंगे, तो इक्विटी मार्केट से पैसे निकाल के बॉन्ड मार्केट में डालना शुरू करेंगे। और उसी लिक्विडिटी ड्राई अप होने की बात हम कर रहे हैं। अगर वो लिक्विडिटी ड्राई अप होती है, लिक्विडिटी इक्विटी से निकाल के डेट में डाली जाती है, तो स्टॉक मार्केट में प्रेशर और बन सकती है। लेकिन वो तभी होगा जब बॉन्ड्स के जो यील्ड्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस पर हमें नजर बना के रखनी है कि बॉन्ड की यील्ड्स की मूवमेंट कैसी रह रही है। इसलिए मैं हर हफ्ते आपको एक अपडेट देता रहता हूँ टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द वीकली मार्केट हाइलाइट्स, और उसी समय हम डिस्कस करते रहते हैं। वैसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि यूएस की जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो कितनी बढ़ रही है, कैसी उसकी मूवमेंट रह रही है। तो दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अपडेटेड बना के रख सकते हैं, कंटेक्चुअल बना के रख सकते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो मेरा अभी भी मानना है दोस्तों, एसआईपी को अपनी रेगुलर इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू करते रहें, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन मैनर में कंटिन्यू करते रहना है। पहले हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी कि एसआईपी इन्वेस्टिंग को आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की तरह क्यों फॉलो करते रहें, उसमें आप क्यों मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। उसके ऊपर हमने एक साइंटिफिकली देखा था कि डेटा बेस्ड एविडेंस है कि आपको क्यों मार्केट टाइमिंग से ज्यादा फायदे नहीं मिलते। तो उस वीडियो की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाए कि क्यों मैं मार्केट टाइमिंग का बहुत बड़ा कोई प्रोपोनेंट नहीं हूं, उसका सपोर्टर नहीं हूं। उस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन एनीवे उन सभी को समराइज करने के लिए मैं यही कह रहा हूं कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। एसआईपी का मतलब ये नहीं कि एसआईपी आपके ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग चलती है तो ही, आप अगर रेगुलर इन्वेस्टिंग मैनुअल बेसिस पे भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी एसआईपी ही चले। एसआईपी से मतलब है कि रेगुलर इन्वेस्टिंग, जो भी आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं वो उसको करते रहें। लेकिन आपके पास अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, आपको लगता है कि आपको कहीं बोनस मिली है या कहीं किसी सेल्स प्रोसीड से आपके पास अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट आई है, लमसम पैसे आए, लमसम कॉर्पस है आपके पास, तो उसको डिप्लॉय करने के भी मौके आपको मिल रहे हैं। करेंटली इस वीक भी काफी सारे मौके मिले। आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कई सारी स्टॉक्स के हम वहां पे डिस्कशन करते रहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि संडे को मैं एक सेकंड वीडियो लाता हूं, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ। उस वीडियो में हम कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, अपने मार्केट लीडर्स को डिस्कस करते हैं, उन्हें किस प्राइस लेवल्स पर आप एक्यूमुलेशन उनकी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आप इनिशिएट कर सकते हैं,
उसके डिस्कशन हम हर हफ्ते करते रहते हैं, अपडेटेड रखते हैं उस लिस्ट को, हम अपनी वॉच लिस्ट को अपडेटेड फ्रेश बना के रखते हैं और उनके सपोर्ट लेवल्स को भी हर वीक रिव्यू करते रहते हैं। तो वो वीडियो अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये ऑलरेडी ये आइडिया होगा कि हम कैसे सारे स्टॉक्स में उनके सपोर्ट लेवल्स पे उनके एक्यूमुलेशन करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सेकंडली, आपने अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे मैं आपको एक नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आते हैं तो मैं बारंबार, कई बार होता है कि 2-3 दिन कंटिन्यूअसली मैं एक ही 2 स्टॉक्स के बार बार आपको नोटिफिकेशन भेजता हूँ, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास हवर अराउंड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो अगर आपने एक दिन मौका खो दिया या आप बिजी हो, काम कर रहे हो, कुछ वर्क में इन्वॉल्व हो, तो अगर आपने उस दिन मौका खो दिया तो आप नेक्स्ट डे भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, वहां पे भी आपको मौके मिलते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। आपको आइडिया लगता रहता है कि कौन से स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट पे होने चाहिए और कौन से सपोर्ट लेवल्स पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, अगर वो स्टॉक्स आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, आपके थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं तो। और आपकी कैश पोजीशन को कंसिडर करने के बाद, अगर आपके पास कोई कैश पोजीशन है डिप्लॉय करने के लिए, तो उसको कंसिडर करने के बाद अगर वो प्राइस लेवल्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, आपको लगता है कि आपकी कैश पोजीशन ऐसी है कि आप उन प्राइस लेवल्स पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसे बचे होंगे अगर वो फर्दर कंसोलिडेशन होती है, फर्दर करेक्शन आती है मार्केट में, तो आप फेजेस में उसको डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हो। तो इन सभी मूवमेंट से, इन सभी थॉट प्रोसेस से आपको एक आइडिया लगता रहता है कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग अप्रोच एकदम अपडेटेड, फ्रेश रख सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको मदद करती हैं। वो संडे की सेकंड वीडियो आपको मदद कर सकते हो और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता, अगर आपको लगता है कि ये आपको मदद करेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यू कैन बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप केवल एसआईपी करते हो, केवल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो कोई पंगा नहीं है। आप अपने स्लैब्स डिफाइन कर लो कि इतने से इतने रेंज में जब निफ्टी रहेगी तो मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, 20% अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट का मैं इतने से इतने स्लैब के बीच में डालूंगा, फिर फर्दर 20% में इतने से इतने स्लैब के बीच में डालूंगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो 500 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, 100 पॉइंट की रेंज, डिपेंडिंग ऑन योर कैश पोजीशन की कितनी कैश है आपके पास, उस हिसाब से आप 100, 200, 500, 1000 पॉइंट्स की अपनी स्लैब डिफाइन कर सकते हो और उस स्लैब के बेसिस पे आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हो अपने डीमैट अकाउंट्स में, तो वहां पे ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस की, अपनी बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वीडियो और दूसरी हमारी टेलीग्राम चैनल, इन सभी चीजों से आपको एक मदद मिल सकती है, आपको एक सपोर्ट मिल सकता है और आपको हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं। क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जब कंसोलिडेशन में होते हैं, अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म. That is a great support level. That is a great time to invest in fundamentally strong stocks for long term and accumulate them for long term. तो डेफिनेटली मार्केट में जब कंसोलिडेशन चलती है, करेक्शन होती है, तो सम स्टॉक्स में ऑफर वैल्यू प्रोपोजिशन। डेफिनेटली हमने इस वीक भी देखा कि कई सारे स्टॉक्स अपने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स के आसपास थे, अभी भी सपोर्ट लेवल्स के आसपास हैं। संडे की आज की जो सेकंड वीडियो होगी उसमें मैं फिर से उन सारे स्टॉक्स की डिस्कशन करूंगा, प्राइस लेवल्स की डिस्कशन करूंगा। तो आप उस वीडियो को फॉलो करते रह सकते हैं और उससे आपको मदद मिल सकती है इफ यू आर स्टॉक स्पेसिफिक, इफ यू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स। अपनी कैश पोजीशन के डिप्लॉय करने के मौके आपको मिलते रहेंगे, अभी भी मिल रहे हैं, अगले आने वाले हफ्ते में भी मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि 1-2 महीने थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो इन सारे वॉलेटिलिटी के फायदे आप तभी उठा सकते हो जब आपके पास कुछ कैश पोजीशन बना हुआ हो, या एटलीस्ट आपके पास कैश पोजीशन ऐसा कंफर्टेबल हो कि आपको मार्केट से कम पैसे निकालने की जरूरत ना पड़े। अगर आप पैसे नहीं डाल पाते हो कोई बात नहीं, कम से कम पैसे निकालने की जरूरत ना पड़े, तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के फायदे उठा पाओगे। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपके पास हमेशा कुछ कैश पोजीशन बनी रहे, ताकि मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर आए तो आप अपनी डिप्लॉयमेंट हर लेवल पे धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आप खासकर अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहते हो तो आपको काफी आउटसाइज्ड अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं। तो अपनी कैश पोजीशन को डिप्लॉय कर सकते हो आप। ऑलरेडी हमने इस वीक भी कई सारे स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट की, डिप्लॉयमेंट की, उसकी डिस्कशन हम टेलीग्राम चैनल पे रोज करते रहते हैं। लेकिन आपको अपनी कैश पोजीशन स्ट्रेटेजिकली करनी है और दूसरा कि अपने फेजेस में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक ही बार में सारी लमसम इन्वेस्टमेंट करके और फिर आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खासकर आप अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना कि आप एक बार में इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 बार में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपके बिहेवियर के लिए, अब इन्वेस्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल फैक्टर्स, राइट, इट इज ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपको ये थोड़ा कंफर्टिंग लगता है कि आप अपनी कैश पोजीशन को धीरे धीरे फेजेस में डिप्लॉय करो, तो आप वो कर सकते हो। यू कैन डिप्लॉय योर कैश पोजीशन स्ट्रेटेजिकली इन फेजेस, 3, 4, 5 फेजेस आप डिसाइड कर लो कि इन स्टॉक्स को मैं 4-5 फेजेस में लूंगा, और उसको डिवाइड करके आप जब भी सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं वो स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो डेफिनेटली यू कैन कीप डिप्लॉइंग योर कैश पोजीशन स्ट्रेटेजिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो सारी लंबी डिस्कशन की, अच्छी डिटेल डिस्कशन की, उन सभी इनपुट से आपको काफी मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में ये सारे इनपुट्स आपके लिए यूजफुल साबित होंगे, यही मेरी आशा है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।